हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि विद्युत स्थैतिकी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण का नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण का नाम देते हैं। तो इसमें मेनली तीन यानी कि मुख्यतः तीन ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? रेखीय आवेश वितरण यानी कि सतत आवेश वितरण, जैसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपका पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ साथ आयतन आवेश वितरण, जैसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो सपोज दैट आपके पास सबसे पहला यहाँ पे है, जिसको हम पहले नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यहीं पे अगर हम अगले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण का नाम देते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि तीन तरीके के आपके यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम आवेशों का वितरण कहते हैं। पहला क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसे हम रेखीय आवेश घनत्व के भी नाम से जानते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं। यहीं पे पृष्ठ आवेश वितरण, इसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, या इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं। और वहीं पे अगर हम आयतन आवेश वितरण, जिसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं, यानी कि आयतन आवेश घनत्व के भी नाम से जानते हैं। तो इन तीनों के बारे में जब भी कभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि लीनियर यानी कि जो एक रेखीय हो, वहां पर जैसे कि आपके पास एक वायर है, उस वायर को आपने पॉजिटिवली चार्ज दे दिया है, यानी कि एक वायर है, उस वायर को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पर लीनियरली यानी कि रेखीय रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जो वायर है इसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, इसका जो लंबाई है वो कितना है, स्मॉल एल है। तो ऐसे समय में रेखीय आवेश वितरण, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं, सरफेस आवेश वितरण, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और यहीं पे जो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वायर लिया है, वायर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा, रेखीय होगा। तो रेखीय आवेश वितरण यानी कि जो घनत्व है, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, ये आपका कितना होता है, Q अपॉन L के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जो लेमडा है ये आपका किसके बराबर होता है, Q अपॉन L के बराबर होता है। तो लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L, जिसकी यूनिट है यहाँ पर कूलाम
पर मीटर, क्या हो गया, कूलाम पर मीटर, क्योंकि Q की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम होती है। वहीं पे मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, तो कूलाम पर मीटर। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें तो जिसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण, तो सपोज दैट आपके पास कोई कंडक्टर है यानी कि चालक पदार्थ है, तो किसी भी चालक पदार्थ अर्थात कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज देते हैं यानी कि कोई आवेश देते हैं, तो जो भी आवेश देंगे, सपोज दैट हमने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो वो उसके सरफेस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि समान रूप से वितरित हो जाता है। तो कंडक्टर है, चालक है, और उसको कोई आवेश दिया गया है, तो उसका पूरा आवेश जो है एक तल पर, एक पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ऐसे समय में जो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू मिलेगी, तो सपोज दैट आपने इसको क्यू चार्ज दिया है और चालक है, कंडक्टर है, तो वो उसके सरफेस यानी कि तल पर समान रूप से वितरित हो गया। समान रूप से तभी वितरित होगा जब आपका चालक भी समान होगा, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्फेरिकल कंडक्टर लिया यानी कि गोलीय चालक लिया है, यहीं पर अनइवन सरफेस होता, तो अनइवन सरफेस अगर होता तो वहां पर जहां पर ज्यादा शार्पनेस होती है, जहां पर घुमाव ज्यादा होता है, वहां पर चार्ज का वितरण ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कैसा है, आइडेंटिकली यानी कि समान रूप से वितरित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर कर्वेचर क्या है, सेम है, ठीक है, यानी कि घुमाव कितना है, सेम है। तो ऐसे समय में सिग्मा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होती है, Q अपॉन ए मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो यहाँ से यूनिट क्या बनेगा, यहाँ से यूनिट बनता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, वो भी किसके लिए, आपके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी के लिए, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहीं पे आयतन आवेश वितरण की बात करें कि किसी आवेश को अगर हम किसी वस्तु को देते हैं, जनरली अगर किसी अचालक को हम दे रहे हैं, सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई अचालक है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर, ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, अचालक कहते हैं। या सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा वस्तु है जिसको अगर आप चार्ज देते हो तो जितना भी आवेश दियो वो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया है। तो ऐसे समय में संपूर्ण आयतन में वितरित होने पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण, या इसे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और जो रो का फॉर्मूला है ये होता है Q अपॉन V के बराबर। V मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, तो Q अपॉन V, तो चार्ज जितना दिया वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक है, आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर हम इसकी यूनिट देखें तो ये होता है कूलाम पर मीटर क्यूब, कितना होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो रेखीय आवेश घनत्व का कूलाम पर मीटर, पृष्ठीय आवेश घनत्व का कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और वहीं पे अगर हम आयतन आवेश घनत्व का देखें तो कितना यूनिट होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी आइसोलेटेड चार्ज हो यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो ऐसे समय में किसी भी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फील करता है, तो उस क्षेत्र को, उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे मेन बात यहां पे क्या है, वो है चार्ज, ठीक है, आवेश। हेडिंग क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को हम
ई से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर वेक्टर का साइन होता है, अर्थात ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, यानी कि सदिश बीजगणित के नियमों का अनुपालन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे Q आवेश है और इस आवेश का कुछ एरिया है, यानी कि कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास मान लेते हैं हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज का नाम लिख रहे हैं, टेस्ट चार्ज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश का नाम देते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, और ये हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिवली चार्ज लिया जाता है और बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्मॉल होता है। स्मॉल होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं, जो कि अलग अलग जो जैसे कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। तो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम इस एरिया के बाहर इसको रखते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज है जिसका नाम प्लस क्यू है, इसका एक तरीके से जितना पावर है वो इसी एरिया के अंदर सीमित है। इस एरिया के बाहर इसका कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। तो ऐसे समय में अगर चार्ज इस एरिया के बाहर है, जो टेस्ट चार्ज है वो एरिया के बाहर है, तो इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं लगेगा, किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। ठीक है, ना तो अट्रैक्शन का ना ही रिपल्सन का। ऐसे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने जो चार्ज लिया है वो भी कैसा है? पॉजिटिव है, तो रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, बट यहाँ पे एरिया के बाहर है तो नहीं लग रहा है। तो अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस एरिया के अंदर ले आते हैं, यानी कि इस परीक्षण आवेश को इस एरिया यानी कि क्षेत्र के अंदर ले आते हैं, तो तुरंत इस टेस्ट चार्ज पर, जिसको हम Q नॉट से डिनोट करते हैं, इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होने लगेगा, बल अप्लाई होगा, जो हमेशा किधर होगा? रिपेल करेगा, यानी कि इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि रिपल्सन का कार्य करेगा, अर्थात प्रतिकर्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फील करता है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, या इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। यानी कि चार्ज पार्टिकल के आसपास कोई एरिया है, इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्सन फील कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे हेडिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मतलब अगर हमारे पास क्या है, सपोज दैट यहाँ पे ये आपका टेस्ट चार्ज है और ये कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एकांक धनावेश है, इस पे एक बल कार्य करता है जिसको हम F रिपल्सन कहते हैं। तो अगर
कोई भी टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है तो उस पर लगने वाला बल यानी कि जो फोर्स है उसका और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट के बराबर होगा। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यानी कि इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, और यहाँ पे क्यू नॉट की यूनिट क्या है, कूलाम। तो वेक्टर E की यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलाम, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन पर कूलाम होता है। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम होता है। यहीं पे एक बिंदु आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें, किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र देखना है, वो भी किसके कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के द्वारा हम आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो हम आपको बताते हैं। सपोज दैट आपके पास एक चार्ज है, वो चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी है, किसी जगह पर रखा हुआ है, और अगर पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो उसकी वजह से एक बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हेडिंग है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चलिए यहाँ पर सपोज दैट आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना है। दूरी कितनी है, मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे यानी कि प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम P है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अवे होगी, यानी कि इस पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश से दूर की तरफ होगी। वहीं पे अगर आप नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे समय में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स होगी, यानी कि वेक्टर E जो होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब इसी तरफ होगा जिधर निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि आवेश की तरफ, टुवर्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वेक्टर E क्या होगा, अवे होगा, दूर होगा। वहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो वेक्टर E क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, यानी कि किसकी तरफ, निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश की तरफ। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन अवे होगी। तो यहाँ पे मैं वेक्टर E का डायरेक्शन बना देता हूँ। वो कैसा है, इसी लाइन यानी कि चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के ही अलोंग है, यानी कि उसी के अनुदिश है। अब या तो वो अवे होगा या तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, पहले बात तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अवे है, निगेटिव के लिए टुवर्ड्स है। किसी भी पॉइंट के लिए सपोज दैट पॉइंट P है, यहाँ भी पॉइंट P है, तो ये जो अवे और टुवर्ड्स
है ये कहाँ पे होगा, along line joining charge and point P, ठीक है, along line joining चार्ज एंड पॉइंट P, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस उस पॉइंट को और चार्ज को मिला दो तो उसी रेखा के अनुदिश होता है। जैसे ये लाइन आपने मिलाई तो इसी लाइन के सेम डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वो है, सपोज दैट यहाँ पे निर्वात था तो फॉर्मूला है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। कितना है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। यानी कि कोई भी बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² से मेजर कर सकते हैं। यानी कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई। यहीं पे अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर ई क्या है, सदिश राशि है। और इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r³ एंड देन यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर आर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सदिश निरूपण हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को, यानी कि विद्युत क्षेत्र के इक्वेशन को आप कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर सदिश निरूपण करते हैं। यानी कि अगर इसको देखें तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, इसको निरूपित करते हैं। ऐसे ही ये सेम कैसा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है ओनली, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। बट वहीं पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सपोज दैट जो चार्ज है उस और पॉइंट है उसके बीच का मीडियम कुछ दिया गया है, मीडियम मान लेते हैं निर्वात के अलावा कुछ और भी है, सपोज दैट मीडियम क्या है, K है, तो ऐसे समय में फॉर्मूले में 1/4πε0 K इंटू Q/r² के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी कि इक्वेशन आपने प्राप्त कर लिया। यहीं पे अगर हम इन जो विद्युत क्षेत्र है इसको अलग अलग घटकों में लिखना चाहें तो अलग अलग घटक में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर वेक्टर ई एक्स प्लस वेक्टर ई वाई प्लस वेक्टर ई जेड, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ऐसे समय में इन सभी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पुट करना होगा, देन आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे कि आपने इससे पहले के लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, वो भी किसके लिए, फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। तो इसी प्रकार से आपको अभी जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग क्या बताने जा रहे हैं हम आपको, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें वेक्टर अलजेब्रा का क्या होगा, रूल फॉलो होगा, यानी कि सदिश बीजगणित योग यहाँ पे लगाया जाएगा जिसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो सपोज दैट आपके पास कोई चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, किसका सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है, और चार्ज के कारण आप किसी बिंदु P पर क्या करना चाहते हैं, किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज दैट एक चार्ज Q1 है, Q2 है, यहीं पे एक और चार्ज है जिसका नाम है Q3, Q4, ऐसे ही करके मान लेते हैं ये कौन सा चार्ज है, Qn है, nवां चार्ज है पॉजिटिव में या कुछ भी हो।
तो एक पॉइंट है जिसका नाम P है, इस P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, निकालना है, नेट। तो सबसे पहले हम इस P पर हर एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² है, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले बताया था। और अगर हम यहाँ पे सुपरपोजिशन की बात करें, ठीक है, सुपरपोजिशन की, वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, तो हेडिंग पहले मैं डाल देता हूँ, क्या बताने जा रहा था मैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो ऐसे समय में जो नेट आप देखेंगे वो कितना होगा, नेट वेक्टर E की जो वैल्यू आएगी वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे करके आपका जितने भी होंगे उन सभी को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वही क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र का के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी कि जब भी कभी आपको क्या करना है, किसी सिस्टम में, यानी कि चार्ज का कोई सिस्टम है, यानी कि आवेशों का कोई निकाय है, सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, और ऐसे समय में आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस चार्जेज का जो सिस्टम है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे समय में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसका सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर वेक्टर सम का यूज करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वेक्टर E1 E2 E3, यानी कि अगर हम E1 E2 E3 की बात करें तो Q1 के कारण P पर E1 होगा, Q2 के कारण P पर E2 मान लेते हैं, Q3 के कारण E3 मान लेते हैं, Q4 के कारण E4 मान लेते हैं, और वहीं पे Qn के कारण मान लेते हैं En है। तो ऐसे ही हम सबको वेक्टर फॉर्म में उसका क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, यानी कि वेक्टर का अलजेब्राइक सम होगा, साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं सदिश बीजगणित का योग यहाँ पर लगाते हैं। डायरेक्शन का खासा ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्शन आप यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे समय में आप ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स अगर ऐड हो रहे हो तो उनके बीच की डायरेक्शन और एंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, दो वेक्टरों का एडिशन के लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो कितना है, R इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि आप पढ़ चुके हैं। R इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सपोज दैट आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर a और मान लेते हैं एक है वेक्टर b, तो रिजल्टेंट आपका ये हो गया वेक्टर r, जिनके बीच का एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा है। तो ऐसे समय में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, उसके बेसिस पर रिजल्टेंट देखेंगे, फिर आप यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत का जो वैल्यू होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है एक आवेशित वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र। सपोज दैट आपके पास एक सर्कुलर चार्ज्ड लूप है, उस सर्कुलर चार्ज्ड लूप के कारण उसके एक्सिस पर किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे और उस लूप के कारण आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चंस आपके जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से आपको समझना है। सपोज दैट लूप दे दिया तो लूप वाला फॉर्मूला जो अभी बताने जा रहे वो लगाएंगे। सपोज दैट आपको कंडक्टर दे दिया
तो एक तरीके से पॉइंट चार्ज दे दिया तो पॉइंट चार्ज के लिए आप अलग फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी बताया था, इक्वल टू 1/4πε0Q/r², ठीक है। परावैद्युतांक दे दिया यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का दिया है तो उसकी वैल्यू वहां पुट करेंगे, तो ऐसे हम फॉर्मूला 1/4πε0K/Q/r² क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग है एक आवेशित वृत्ताकार लूप के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, हेडिंग बड़ा है बट फॉर्मूला इसका सिंपल सा है। एक आवेशित वृत्ताकार लूप के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, अभी ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, यानी कि इसके एक्सिस पर, अक्ष पर कोई बिंदु है उस पर स्थित, यानी कि वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप यानी कि जो आपका सर्कुलर लूप है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू एक्स अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2 कितना होता है, 3/2। चलिए देखते हैं ये क्या है। सपोज दैट आपके पास एक वृत्ताकार लूप है इस तरीके से, और ये कैसा है, चार्ज्ड है, तो सब इसको मैं पॉजिटिवली चार्ज दे देता हूँ, यानी कि इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। तो ऐसे समय में चालक है और चालक होगा तो उसके सरफेस पर जो भी चार्ज देंगे आप समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, सेंटर से एक सीधी लाइन खींचते हैं जो इसका एक्सिस कहलाएगा। इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं रेडियस कितना है, a है, और जो दूरी है इस पॉइंट की यहाँ से वो कितनी है, x है, ठीक है। दूरी जो है इस पॉइंट की वो कितनी है, x है। तो ऐसे समय में जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलता है आपको वो क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला इस पॉइंट P पर मिला है वो क्या है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू एक्स, कहाँ पे, इस पॉइंट P पर, Q इंटू एक्स अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Q क्या है, इस सर्कुलर जो आपका कॉइल है, ये एक तरीके से सर्कुलर आपका जो लूप है, इस लूप को यानी कि वृत्ताकार लूप को दिया गया चार्ज है, तो Q क्या है, चार्ज है, यानी कि आवेश है। यहीं पे अगर हम x की बात करें तो x है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, बिंदु की दूरी है। वहीं पे a क्या है, a रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप यानी कि वृत्ताकार लूप का यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। तो a क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, साथ ही साथ x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है, q क्या है, चार्ज है। तो टोटल चार्ज इस लूप को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से कोई भी वृत्ताकार लूप दिया गया उसके एक्सिस पे किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें विद्युत बल रेखाओं के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कहते हैं, यानी कि ELF भी कहते हैं। तो
सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोलेटेड चार्ज के लिए कितना होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। और जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं, जैसे कि आप जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हो तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेट के चारों तरफ आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकालते हो, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और उसको निकालने के लिए आप कंपास का यूज करते हो, कंपास निडल का प्रयोग करते हो, एक मैग्नेट रखते हो, उसके आसपास कंपास निडल को घुमाते हो, तो ऐसे समय में MLF यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आपको मिल जाते हैं। सेम ऐसे अगर हम बात करें ELF के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के लिए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के लिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेंगे और टेस्ट चार्ज के द्वारा ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को यानी कि ELF को हम ड्रॉ करते हैं यानी कि बनाते हैं। चलिए यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या शॉर्टकट में ELFS कहते हैं। क्या कहते हैं, ELFS का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसी रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं यानी कि कैसी रेखाएं हैं, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस है। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास प्लस क्यू है यानी कि इसको हम कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, प्लस क्यू को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, यानी कि विलग्न धनावेश है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके लिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, हम मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर के, सपोज दैट ये आपका टेस्ट चार्ज है जिसपे Q टेस्ट चार्ज को, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज होता है जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, तो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, स्मॉल होती है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q0 से डिनोट करते हैं। तो सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज को हम इस चार्ज के पास ले आते हैं। तो क्योंकि ये टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ऐसे समय में जो विद्युत बल रेखा होगी वो इससे बाहर की तरफ होगी, यानी कि इधर की तरफ होगी। वहीं पे अगर हम बात करें अगले टेस्ट चार्ज के बारे में, यानी कि अगर फिर से हम इधर से टेस्ट चार्ज को ले आए तो फिर से रिपल करेगा, ऐसे नीचे से ले आए तो इधर रिपल करेगा और इधर ले आए तो इधर रिपल करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें टेस्ट चार्ज को रिपल्सन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ। इसलिए विद्युत बल रेखाओं का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ। किधर होता है, बाहर की तरफ, यानी कि आउटर साइड पे इनका क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहीं पे विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपने ये समझ लिया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ELF होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ होती हैं। यहीं पे सपोज दैट आपके पास -Q चार्ज है। कैसा चार्ज है, -Q चार्ज है। तो ऐसे समय में जो -Q चार्ज है उसके लिए टेस्ट चार्ज को अट्रैक्शन मिलेगा, अट्रैक्ट करेंगे और इनका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, अंदर की तरफ। कैसा होगा, इनसाइड, रेडियली इनवर्ड कहते हैं। ये कैसा है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए हम बता रहे हैं। ELF का जो एक तरीके से फॉर्म है वो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए है, रेडियली इनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ। सेम ऐसे ही सपोज दैट आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अगर आपके पास देखा जाए तो यहाँ पर +Q चार्ज भी है और यहाँ पे मान लेते हैं -Q चार्ज भी है।
तो ऐसे समय में प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। प्लस क्यू से किधर, माइनस क्यू की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज का डायरेक्शन होगा। वहीं पे अगर प्लस क्यू है और दूसरा भी आपका कैसा है, प्लस क्यू है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यहाँ से जाएंगे वो सभी बाहर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि आउटवर्ड, और इससे थोड़ा सा क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होते हुए जाते हैं। इससे क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होते हुए आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 4 तरीके के सिस्टम देखे। एक देख रहे हो प्लस क्यू जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, प्लस और माइनस जिसमें अट्रैक्शन होता है, और प्लस जिसमें रिपल्सन होता है, ऐसे माइनस और माइनस जिसमें रिपल्सन होगा। तो अगर हम बात करें आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की, तो ELF हमेशा इसके परपेंडिकुलरली कैसा होता है, आउटसाइड, रेडियली आउटसाइड होगा, यानी कि बाहर की तरफ। विलग्न नेगेटिव चार्ज के लिए या बिलगित नेगेटिव आवेश यानी कि बिलगत ऋणावेश के लिए जो ELF होगा वो कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। क्योंकि जब टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ELF की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ। वहीं पे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो जो ELF होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बीच में आपका जो स्पेस है वो खाली मिलेगा जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नहीं होंगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज के बारे में। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कभी ऐसा डायग्राम आपको मिलता है या आप बनाते हो तो जो लाइन्स हैं इनको इस चार्ज की बाउंड्री से टच नहीं कराना होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि इस लाइन को आप इस चार्ज की बाउंड्री से टच करा दें। मैंने जितने भी डायग्राम बनाए हैं इन सभी डायग्राम्स में थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, यानी कि ये बाउंड्री से टच में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने पर जो चार्ज है वो मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं, और अगर वहीं पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव में ऐसा ध्यान में रखना है कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और न्यूट्रल हो गया तो चार्ज का जो अस्तित्व है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस से स्टार्ट किया बट यहाँ भी टच नहीं करा है, प्लस से किधर है, माइनस क्यू की तरफ, ठीक है। तो ये तो ELF का एक डायग्राम था। सबसे पहली बात तो ये कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती। यहीं पे अगर हम अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो दूसरा पॉइंट ये है कि पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ होती हैं। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओपन लूप बनाती हैं, मतलब इनमें क्लोज लूप नहीं बनता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ एंटर करती थी, साउथ से फिर नॉर्थ चली जाती थी, तो ऐसा इसमें नहीं है। काल्पनिक रेखाएं हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं, ओपन लूप बनाती हैं, और ये बताती क्या है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता, यानी कि अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो ऐसे समय में एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जाते, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाता है। और जबकि किसी एक ही बिंदु पर एक ही राशि के, यानी कि एक ही क्वांटिटी के 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं इमेजिनरी लाइंस हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। यहीं पे अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाना चाहें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे, पैरेलल होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये किसका होता है, वेक्टर ई से डिनोट करते हैं।
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायग्राम है। वहीं पे अगर हम कैसा बनाए नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो पास पास हैं, यहाँ पे लाइंस दूर दूर हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है, यहाँ पे E2 है, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2, यानी कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर फैली होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वीक होता है। तो अगर E1 और E2 पोजीशंस को देखें तो E1 पे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, E2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा यानी कि दुर्बल होगा, यानी कि वीक होगा। तो ऐसे समय में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है E2 से, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड असमान विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है। सपोज दैट आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कर्व के रूप में है, यानी कि वक्र पृष्ठ के रूप में है, या वक्रीय अगर देखें तो वक्रीय रेखा के रूप में है। तो ऐसे समय में अगर किसी वक्र पर हमको क्या करना है, उसके किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो हमेशा उस पॉइंट पर एक टेंजेंट अप्लाई करते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वही उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगी, दर्शाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आप समझ गए हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा को दर्शाती हैं, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं, कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। ठीक है, हमेशा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होंगी, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी। वहीं पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उनमें रिपल्शन होगा, वहीं पे नेगेटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कहाँ होंगी, बाहर की तरफ। नेगेटिव में भी रिपल्सिव होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड की तरफ हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी विद्युत बल रेखाओं के बारे में। इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे रिलेटेड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।